सो वी आर कंटिन्यूइंग विथ द चैप्टर फोर्सेस इन एक्शन, ठीक है ना। और ये मैकेनिक्स का पूरा फाउंडेशन है। हर चीज़ को सुनना, समझना, महसूस करना, तभी जाके आप इसको अप्लाई कर पाओगे। जब आप क्लास 11th में जाओगे, यू विल सी 70% ऑफ योर क्लास 11th इज मैकेनिक्स, 70%। और टोटल फिजिक्स को अगर हम एंट्रांस की पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करते हैं तो मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये दोनों मिलके 70%, समझ रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हो गया क्लास 12 का, 11th का हो गया मैकेनिक्स, ये दोनों मिलके 70%। अगर किसी को मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आता है तो सोचो 70% सिलेबस फिजिक्स का कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस फाउंडेशन को लेके चलते हैं आगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर, टॉपिक है इक्विलिब्रियम। क्या है ये इक्विलिब्रियम और उसको कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। थोड़ा बता देते हैं क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ट्रेलर तो तुम लोगों को अच्छा लगेगा। हम जानते हैं कि कोई बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स नहीं आ रहा है या फिर जो फोर्सेस आ रहे हैं उनका रिजल्टेंट 0 है तो पक्का वो बॉडी रेस्ट में रहेगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, दैट इज व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यू नो। और चल रहा है तो चलते रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी में। थोड़ा बहुत न्यूटन फर्स्ट लॉ का जानकारी आपको है। लेकिन कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो इससे दो चीज़ें पता चलता है कि या तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है या फिर उसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस है वो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है। कोई फोर्स नहीं आ रहा है ये तो हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि कम से कम वेट तो आ रहा होगा, वेट ऑफ द बॉडी, है ना। तो इसका मतलब कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर बहुत सारे फोर्सेस आ रहे होंगे, जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं वो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, इसलिए मैं रेस्ट में, है ना। तो करना क्या है, करना ये है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसके ऊपर कितने ठो फोर्स आ रहा है और वो सारे फोर्सेस के बारे में सारा जानकारी लेना है। सारा जानकारी मतलब किसी फोर्स का किसी बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या होगा जानने के लिए हम बताए थे कि हमें 3 चीज़ों की जरूरत होता है। एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दूसरा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो पता करना है कितना ठो फोर्स आ रहा है, कहाँ कहाँ पर आ रहा है, किस किस डायरेक्शन में आ रहा है और हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। ये जो डिस्कशन टॉपिक है इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इक्विलिब्रियम मतलब कोई बॉडी का एक्सीलरेशन नहीं है, समझ में आया। तो बिफोर यू गो फॉर दैट, पहले कितनी किस्म के फोर्स होते हैं हम लोग पहले भी देख चुके हैं। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स कंट्रास्ट में, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। इंटरनल फोर्सेस आर ऑलवेज एग्जिस्टिंग इन पेयर्स एंड दे आर बैलेंस्ड फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्स मे बी ए बैलेंस्ड फोर्स, मे नॉट बी ए बैलेंस्ड फोर्स। ये सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे और 2 फोर्स के बारे में, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो मैकेनिक्स में हर जगह यूज होगा। समझ में, कोई बॉडी को टच करके हम कोई अगर फोर्स देंगे तो हम इसको कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। बिना टच किए कोई फोर्स दिए तो उसको कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे ये पेन रखा है, इसको मैं अगर ऐसे पुश कर रहा हूं, आई एम गिविंग ए कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, है कि नहीं। कोई घोड़ा जो है वो गाड़ी को खींच रहा है तो गिविंग ए कॉन्टैक्ट फोर्स। कोई बॉडी को हम फेंक देते हैं किसी रॉक प्लेन पे, कुछ दूर जाके रुक जाता है, क्यों रुक जाता है, फ्रिक्शन के चलते, तो इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। कोई प्लास्टिक बॉल को पानी में डुबा दिए तो पानी उसको ढकेल के ऊपर ले आता है, दैट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हुआ, बिना छुए जो फोर्स देगा, फोर्स बिटवीन, यस, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स बिटवीन चार्जेस, फोर्स बिटवीन 2 मैग्नेट्स, है ना, दे आर ऑल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बिना छुए भी वो फोर्स दे सकता है। तो अगर हम जानना चाहेंगे कि कोई बॉडी के ऊपर कितने टू फोर्स आ रहा है तो हम देखेंगे कि फोर्स तो 2 किस्म का है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जहां जहां पर वो टच कर रहा होगा वहीं पर कुछ कुछ फोर्स आ रहा होगा। और इसके अलावा और क्या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है देखना है। अगर ग्रेविटी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, अगर बॉडी में कुछ चार्ज है तो दूसरे चार्ज के चलते फोर्स आ सकता है, अगर बॉडी मैग्नेट है तो दूसरे मैग्नेट के चलते फोर्स आ सकता है। लेकिन ये जो मैकेनिक्स चैप्टर है उसमें मैग्नेटिक फोर्स और फोर्स बिटवीन चार्जेस जो है वो चीज़ें रहेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग अभी मैकेनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आएंगे। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में एक ही फोर्स, कौन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज द वेट ऑफ ए बॉडी।
मास और वेट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन आपको आता है। मास ऑफ ए बॉडी इज द स्टफ इन द बॉडी, वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल। मास इज इन केजी, वेट इज इन न्यूटन। समझ में? वेट खाली न्यूटन में नहीं होता है, दूसरे यूनिट में भी होता है। जब हम न्यूटन लॉ पढ़ेंगे तब हम उसको और भी डिफरेंट यूनिट्स में देखेंगे। फिलहाल फोर्स को आप यूनिट में देखो। कौन सा यूनिट में? न्यूटन में। ठीक है, तो अभी जो हम लोग डिस्कशन किए, हम आज इसके ऊपर इंपोर्टेंस देंगे। एक हुआ फोर्स जो है वो दो किस्म के हुए, कांटेक्ट फोर्स, दूसरा हुआ नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स को अदरवाइज फील्ड फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांटेक्ट फोर्स होता क्या है? कांटेक्ट फोर्स की नेचर के बारे में देखेंगे। कांटेक्ट फोर्स मतलब दो बॉडी एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला टर्म दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। क्या क्या कहता है नॉर्मल रिएक्शन? व्हेनेवर रिएक्शन मतलब फोर्स, एक्शन, रिएक्शन ये जो वर्ड्स है फिजिक्स में, दे आर स्टैंडिंग फॉर फोर्सेस। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मींस फॉर एवरी फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। समझ में? रिएक्शन फोर्स। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चाहो तो आप पूरा लिख सकते हो इसको। क्या कह रहा है? व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, मतलब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट they exert equal and opposite forces on each other in a direction normal to मतलब perpendicular to their smooth surfaces of contact। चीजों को फील करो। पहला चीज हुआ, जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, they exert equal and opposite forces onto each other। पहले फील करेंगे कि क्या फोर्सेस अपोजिट है। जैसे मैं ये पेन लेके मेरे हाथ को पुश कर रहा हूँ, ना पेन इज पुशिंग द हैंड। क्या मैं हैंड इज पुशिंग द पेन? यस, मैं इसको इधर पुश कर रहा हूँ तो इसको इधर पुश कर रहा है। पुश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सो मैं इसके ऊपर जो फोर्स दे रहा हूँ, ये इसके ऊपर कांटेक्ट में होते हुए जो फोर्स दे रहा है, ये उसका अपोजिट दे रहा है। समझ में आया? इक्वल भी है। सोचो कि हमारे पास कोई एक मशीन है, ये वेइंग मशीन है। मान लो कि इसमें से बॉट निकला हुआ है और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है। तो ये स्प्रिंग को जैसे हम कहेंगे कि सपोज हम कहेंगे यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है। अब अगर इसको मैं दबाऊंगा इसको, तो ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर अंदर घुसेगा और यहाँ पर स्केल लिखा गया 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा है। इसको अगर प्रेस करूंगा तो ये पॉइंटर नीचे चलेगा कि नहीं अंदर? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। कितना फोर्स दे रहा है उसे पता चलता है। यहाँ पर प्रेस करोगे, यहाँ पर लिखा रहेगा 1 न्यूटन 2 न्यूटन। अब दुकान में देखे होगे वजन रखते हैं उसके ऊपर, डिजिटल में देखते हो, लेकिन वो दबता है तो रीडिंग निकलता है उसमें। सोचो कि हम ऐसे वाला दो ठो ले लिए, ऐसे वाला दो चीज ले लिए, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। सपोज ऐसे कि हम ऐसे वाला दो ठो ले लिए। अब ये दोनों को प्रेस करेंगे, किसका पॉइंटर ज्यादा घुसेगा अंदर? इक्वल घुसेगा। मतलब ये इसके ऊपर जितना फोर्स दे रहा है, ये उसके ऊपर उल्टे डायरेक्शन उतने ही फोर्स दे रहा है। अगर इन दोनों का भी प्रेस करेंगे तो अगर इसमें दिखाया 10 न्यूटन तो इसमें भी दिखाएगा 10 न्यूटन, इसमें दिखाया 20 तो उसमें भी दिखाएगा 20। दिखाएगा नहीं दिखाएगा? कहने का मतलब है दे आर गिविंग इक्वल फोर्सेस एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर कांटेक्ट में है दोनों। यहाँ पे समझ में आ रहा है? जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस देते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किस डायरेक्शन में? इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू देयर स्मूथ सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट। अगर हम कहेंगे
कि जो दोनों सरफेस है उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, तब वो फोर्स नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल क्यों रहेगा? सोचो मैं कोई बॉडी को पुश कर रहा हूँ और मैं पुश करते हुए रेस्ट में हूँ। सोचो ये बोर्ड जो है पूरा स्मूथ है, क्या मैं इसको ऐसे पुश कर सकता हूँ? ये तो फिसल जाएगा, तेल लगा हुआ, तो जैसे पुश करूंगा फिसल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ पुश भी करूँ और ये फिसलना, तो कैसे पुश करना पड़ेगा? सीधा नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस अगर पुश करूंगा तो नहीं फिसलेगा। अगर दो बॉडी कांटेक्ट में है और रेस्ट में है, इसका मतलब हुआ दोनों फिसल नहीं रहे, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे फोर्स दे रहे हैं? नॉर्मल टू द सरफेस, इक्वल एंड अपोजिट, तीनों कैरेक्टरिस्टिक को देखना, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ऑल द थ्री थिंग्स। At the point of contact, they are exerting equal and opposite forces onto each other in a direction normal to their surfaces of contact. क्या बात समझ में आया? ये जो इंटरैक्टिव फोर्सेस हुआ दोनों के बीच में, उसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। Why normal? Because they are perpendicular to the surface. नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, समझ में आया? ये जो फोर्सेस है, these forces are called, these interactive forces are called normal reaction forces और normal reactions, ऐसे करके याद रखेंगे। क्या ये चीजें समझ में आया? Is it understood? समझ में आया? जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में है, अगर वो दोनों का सरफेस स्मूथ है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्सेस दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? नॉर्मल क्यों होगा? समझ में आया? क्योंकि स्मूथ होगा तो हम टेढ़ा फोर्स तो दे नहीं सकते, रफ रहेगा तो टेढ़ा फोर्स दे सकते हैं। मान लो बहुत रफ है तो हम पुश कर सकते हैं इसे, इसको मूव करवा सकते हैं। लेकिन अगर ये स्मूथ रहेगा तो आई कैनॉट गिव ए फोर्स लाइक दिस। इसलिए मैं मेंशन किया हूं, इफ द सरफेसेस आर स्मूथ देन द फोर्सेस हैव टू बी नॉर्मल। ये फोर्स सरफेस का स्मूथ होगा, तो अगर स्मूथ नहीं होगा तो रफ होगा, तो फोर्स होंगे इक्वल एंड अपोजिट होंगे, बट नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, किसी एक एंगल में होंगे। कौन सा एंगल में होंगे? जब हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन करके कोई चैप्टर, तब हम देखेंगे कि उसमें कितना एंगल हो जाएगा। फ्रिक्शन करके चैप्टर आएगा रफनेस के ऊपर। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, सबको पूरा समझ में आया? मतलब हुआ ये कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पर कोई एक ऐसा बॉल रखा हुआ है, फिजिक्स ना फील करने वाली चीज़ है, अगर आप फील कर जाओगे तो चीज़ें आप कुछ इनोवेट कर सकते हो, रट्टा मार के कुछ बनने वाला नहीं। तो इसमें मान लो कि ये कोई एक बॉल है और ये कैसे रखा हुआ है? सपोज ये कुछ ऐसा रखा हुआ है, यहाँ पर कोई एक वाल है और चलो मानते हैं कि वाल और किसी एक इंक्लाइंड प्लेन है, इन दोनों के सहारे ये फंसा हुआ है। दिस बॉल इज नाउ ट्रैप्ड बिटवीन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड ए वर्टिकल वाल। अब ये बॉल तो रेस्ट में है, दिख रहा है, कहाँ जाएगा? है ना? कहाँ पर कांटेक्ट में है? यहाँ पे कांटेक्ट में है, यहाँ पे कांटेक्ट में है। एट दिस कांटेक्ट पॉइंट दिस बॉल मस्ट बी गिविंग ए फोर्स ऑन द वॉल, wall must be giving an equal and opposite force on the wall, and both of the forces will be normal to their surfaces of contact, assuming smooth, क्योंकि जब तक हम फ्रिक्शन नहीं पढ़े सारा सरफेसेस को स्मूथ मानेंगे। अगर स्मूथ सरफेस है तो आप कहोगे कि ये बॉल, ये वाल बॉल के ऊपर एक ऐसा फोर्स दे रहा है। चलो मानते हैं कि फोर्स का वैल्यू है F1, तो ये जो बॉल है ये वाल के ऊपर भी एक फोर्स दे रहा होगा। कितना फोर्स? वही F1, ये भी दे रहा होगा F1, दोनों के ऊपर बराबर फोर्स आ रहे हैं। एट दिस पॉइंट ये इसके ऊपर एक फोर्स दे रहा है। कैसा फोर्स? यू से दिस इज गिविंग ए फोर्स लाइक दिस, से इट इज F2। कौन? बॉल दे रहा है प्लेन के ऊपर, तो प्लेन भी दे रहा होगा बॉल के ऊपर। कैसे? नॉर्मल टू द सरफेस। अगर ये फोर्सेस फोर्स F2 हुआ तो ये फोर्स भी F2 ही होगा। So normal reaction forces are existing in pairs. Excuse me. Forces are existing in pairs. क्या ये F1 को कैंसिल करेगा? Yes, sir. No. कोई बॉडी के ऊपर दो इक्वल अपोजिट फोर्स आएंगे तो कैंसिल करते हैं सर, आप पहले बोले थे। सोचो यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं दिया 10 न्यूटन और इसके ऊपर दिया 10 न्यूटन। क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? हाँ करें। नेट फोर्स बॉडी के ऊपर क्या हो गया? 0। लेकिन सोचो तो कोई एक बॉडी रखा है, इसके ऊपर मैं दिया 10 न्यूटन और कोई एक दूसरा बॉडी रखा है, उसके ऊपर दिया 10 न्यूटन। विल दे कैंसिल आउट? व्हाई?
बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक ही बॉडी के ऊपर, हाँ, एक ही बॉडी के ऊपर दोनों फोर्स आएंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो कैंसिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि वन इज एक्टिंग ऑन दी वॉल, अदर ऑन दी इंक्लाइन प्लेन, हाँ, और अदर ऑन दी बॉल। एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर। दिस फोर्सेस डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर। समझ में आया क्या? तो क्या समझ में आया? लिखेंगे बीपीएम नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस exist in pairs though they are equal and opposite, they do not cancel out each other. Though they are equal and opposite, they do not cancel out each other. Why? Because क्या रीजन हुआ? They act on, yes, act on different bodies. एक ही बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आने से कैंसिल होता है। डिफरेंट बॉडी पे आएंगे तो कैंसिल होंगे कैसे? इस केस में आप नेट फोर्स 0 कहोगे, इस केस में नेट फोर्स 0 कहोगे, इस केस में नेट फोर्स 0 है क्या? नहीं है। क्या बात समझ में आया? हाँ, दो दे आर इक्वल अपोजिट, दे डू नॉट कैंसिल आउट। एक इसके ऊपर आ रहा है, एक इसके ऊपर आ रहा है। तुम उसको एक थप्पड़ मारोगे, तुमको एक थप्पड़ मारोगे, दोनों को दर्द नहीं होगा? दोनों को दर्द होगा। क्यों? दे डू नॉट कैंसिल आउट। थप्पड़ का जवाब अगर थप्पड़ होता, तुम उसको मारे, उसके बाद तुमको मारा, पता चला दोनों को दर्द नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। समझ में आया? तो हम कहेंगे दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, सो दे डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई एक्शन रिएक्शन फोर्सेस डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर। न्यूटन थर्ड लॉ में भी हम लोग पढ़ेंगे एक्शन रिएक्शन आर इक्वल अपोजिट, व्हाई डू नॉट दे कैंसिल आउट? बिकॉज़ दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट बट दे डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर। व्हाई? बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। आर दे एक्टिंग एट द सेम पॉइंट? नो। एक तो इसके ऊपर, एक उसके ऊपर, सेम पॉइंट में कैसे हुआ? बात समझ में आ रहा ना? आर यू एबल टू फील द थिंग्स? यस। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमें समझ में आया। चलिए दूसरा एक कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में देखेंगे, दैट इज कॉल्ड टेंशन इन ए थ्रेड। टेंशन इन ए मासलेस थ्रेड। मासलेस वर्ड को मैं जबरदस्ती यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो मैं क्यों फील कि ये जो मासलेस वर्ड है उसका अपना सिग्निफिकेंस है। हम थ्रेड को दो किस्म का सोच सकते हैं। एक तो हुआ मासलेस थ्रेड, पतला सा थ्रेड जिसका मास नेग्लिजिबल स्मॉल है। दूसरा एक मासिव रोप, रस्सी लगा के भी तो किसको खींच सकते हैं। एक का मास हुआ, दूसरा का मास नहीं हुआ। जिसका मास नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं, थ्रेड के बारे में। हम कोई बॉडी को पुल और पुश कर सकते हैं बाई यूजिंग, पुश तो नहीं कर सकते, पुल कर सकते हैं यूजिंग ए थ्रेड। थ्रेड लगा के किसी को पुश कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। पुल कर सकते हैं। लाठी लगा के किसी को पुश कर सकते हो, थ्रेड लगा के पुश तो नहीं कर सकते। जब हम किसी एक थ्रेड को ऐसे पकड़ के खींचते हैं दोनों तरफ से, उसमें टेंशन प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज द टेंशन? टेंशन इज ए फोर्स। फोर्स है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। नहीं, डायरेक्शन तो सोचेंगे। पहले बताओ कि एक थ्रेड है, ये थ्रेड को इधर से पकड़ के, इधर से पकड़ के, दोनों तरफ से पकड़ के मैं खींच रहा हूँ, तो बीच में टेंशन है कि नहीं? है ना? किस डायरेक्शन में? अगर फोर्स है तो इधर ज्यादा। क्या, मैं तो पकड़ के रखा हूँ। अच्छा बताओ, ये पेन को मैं ऐसे खींच रहा हूँ, तो द पेन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नेट फोर्स 0 है, लेकिन टेंशन है, जोर से खींचूंगा तो टूट जाएगा, है कि नहीं? टेंशन है तो फोर्स है, टेंशन इज ए फोर्स। क्या है उसका डायरेक्शन? तो समझना है व्हाट इज टेंशन, है कि नहीं? पता चल गया टेंशन इज ए फोर्स। तो क्या लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 में? टेंशन एट एनी पॉइंट इन ए थ्रेड। मैं थ्रेड लिख रहा हूं, रोप नहीं लिख रहा हूं। रोप मीन्स आई विल मीन मासिव, थ्रेड मतलब मासलेस। ठीक है? टेंशन एट एनी पॉइंट इन ए थ्रेड इज ए फोर्स डिफाइंड एज the force
with which one section of thread pulls the other section at that point, जिस पॉइंट में हम टेंशन जानना चाहते हैं। मान लो कि कोई रस्सी पकड़ के हम दोनों एक टॉग ऑफ वार खेल रहे हैं, मैं भी खींच रहा हूँ, आप भी खींच रहे हो, है ना। तो रस्सी मेरे को खींच रहा है कि पुश कर रहा है? मैं रस्सी को खींच रहा हूँ, सोचो, तो रस्सी भी तो मेरे को खींच रहा है, रस्सी भी मेरे को पुल कर रहा है। थ्रेड कैन ओनली पुल। मान लो कोई रस्सी को मैं दीवार पे बांध दिया हूँ, वाल पे, और रस्सी को पकड़ के ऐसे खींच रहा हूँ, मैं रस्सी को खींच रहा हूँ और रस्सी मेरे को इक्वल एंड अपोजिट देगा ना। मैं इसको इधर खींच रहा हूँ तो मेरे को उधर खींच रहा है। अगर मैं इसे खींच के टेढ़ा खड़ा हूँ, मतलब रस्सी अगर टूट जाएगा तो मैं गिर जाऊंगा। कौन मुझे गिरने नहीं दे रहा है? रस्सी खींच के रखा है। मतलब when I'm pulling the rope, rope is also pulling me. When two persons are playing tug of war, here is one person, है ना, और here is another person. Excuse me. ये दूसरा आदमी है, ये कुछ दूसरा आदमी है ऐसा, ये आदमी और ये आदमी खेल रहे और रस्सी को पकड़ के दोनों खींच रहे हैं। ये इसका हाथ है, तो ये इसको खींच रहा है इधर को और ये इसको खींच रहा है इधर को। खींच रहे हैं कि नहीं? दोनों ही पुल कर रहे हैं। पुलिंग का ऑपोजिट पुलिंग नहीं है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। पुलिंग का ऑपोजिट पुशिंग नहीं है। ही इज पुलिंग, ही इज आल्सो पुलिंग, बट द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ये आदमी को ए को बी इधर को खींच रहा है, बी को ए इधर को खींच रहा है। फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, बट ये भी पुल कर रहा है तो भी पुल कर रहा है। आर यू गेटिंग? कॉन्टैक्ट फोर्स थ्रू द रोप दे आर कनेक्टेड। अच्छा, ये बात है। तो पूछा है कि व्हाट इज द टेंशन, हाउ यू डिफाइन द टेंशन इन ए रोप। टेंशन इन ए रोप समझने के लिए डेफिनेशन क्या कहता है कि कहता है कि अगर किसी थ्रेड में आपको टेंशन पता करना है किसी एक पॉइंट में, तो टेंशन तो फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, पता करना है। चलो कोशिश करते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक रोप है, कोई थ्रेड है, ये किसी एक वाल के साथ बंधा हुआ है, एंड दिस इज व्हाट इज द थ्रेड। और चलो मानते हैं कि इसको मैं 10 न्यूटन फोर्स से खींच रहा हूँ। आई एम पुलिंग इट विद द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। व्हाट इज द टेंशन वेयर? समवेयर हियर। आई वांट टू नो एट दिस पॉइंट व्हाट इज द टेंशन। जोर से खींचेंगे तो टूट भी सकता है कि नहीं? टेंशन क्या है? डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है इट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ व्हिच वन सेक्शन ऑफ थ्रेड पुल्स द अदर सेक्शन एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट में हम निकालना चाहते हैं उसी पॉइंट पे एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को कितने जोर से खींच रहा है। तो हमें करना क्या है, पहले इसको यहाँ से काटना है। देखना ये है, इसको काट दिए, इस सेक्शन पे अलग अलग कर दिए। देखना ये है कि इस पॉइंट पे ये वाला सेक्शन इसको खींच रहा होगा और ये इसको खींचेगा तो ये भी इसको खींचेगा। Are you getting? With whatever force they are pulling each other, that is what is called tension T. So tension is not defined at a point; it is defined on a section of a thread. ये पॉइंट में ये वाला थ्रेड, ये जो थ्रेड है ये इसको इधर खींच रहा है और ये वाला थ्रेड इसको इधर खींच रहा है। With whatever force they are pulling each other, that is called tension in the thread, and the forces are equal and opposite because they are in contact. क्या बात समझ में आ रहा है? अब हमें पता करना है कि मैग्नीट्यूड क्या है। सोचो जब ये रस्सी को मैं ऐसे खींच रहा था थ्रेड को, क्या ये थ्रेड मूव कर रहा था? नहीं, बंधा हुआ है। ये पूरा थ्रेड मूव नहीं कर रहा है तो ये वाला हिस्सा भी तो मूव नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? मैं खींच रहा हूँ 10 न्यूटन में, इसको भागना चाहिए। नहीं, ये दूसरा वाला इसको टी फोर्स में खींच के रखा है, तो टी कितना होना चाहिए कि मूव नहीं करेगा? इसका मतलब पता चल गया दिस डिस्कशन में कि टेंशन इज इक्वल टू 10 न्यूटन। टेंशन इन द थ्रेड इज 10 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? एनालिसिस फीलिंग में आ रहा है? अगर आपको समझ में आया तो मैं थोड़ा सा केस को बदल देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इस केस को बदल देता हूँ तो पता चल गया इस केस में टेंशन हुआ 10 न्यूटन। नाउ लेट मी चेंज द केस। सपोज केस 3 लेता हूँ। I say here is a thread and this thread is pulled on either side with a force of 10 Newton each.
क्या आप बता सकते हो अब इसमें टेंशन क्या होगा ये पॉइंट में? अच्छा पहले बताओ, ये पहला केस में टेंशन ये पॉइंट में ज्यादा था कि ये पॉइंट में, कि ये पॉइंट में, कौन सा पॉइंट में ज्यादा था? हर जगह टेंशन था, बराबर था। ये भी फीलिंग में आना चाहिए। तो इन्हें थ्रेड, कंटिन्यूअस थ्रेड, टेंशन एट एवरी पॉइंट इज सेम, दे आर नॉट डिफरेंट। समझ में आ रहा था? ये सारी चीजें जरूरत पड़ेगा हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे। समझ में आया? अच्छा यहाँ पर देखिए, तो अब ये थ्रेड को मैं दोनों तरफ से खींच रहा हूँ। पूछा इस पॉइंट में टेंशन, तो हमें टेंशन होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें डेफिनेशन मालूम है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जहां पर टेंशन पता करना है वहीं पे उसको काटो और देखो कि एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को कितने जोर से खींच रहा है। नहीं, अब ये वाला सेक्शन ये सेक्शन को कुछ इधर को खींच रहा होगा और ये वाला सेक्शन इसको कुछ इधर को खींच रहा होगा, वही पता करना है। दैट इज द टेंशन। क्या आप बता सकते हो टेंशन क्या है अभी? 20 न्यूटन। कहाँ, मैं कब बोला कि इसको इसको जोड़ना है? वापस जाओ अंडरस्टैंडिंग पे। यहाँ पे टेंशन कैसे हुआ? ये पूरा थ्रेड नहीं मूव कर रहा है, मतलब ये भी नहीं मूव कर रहा है। ये क्यों नहीं मूव कर रहा है? मैं खींच रहा हूँ 10 में, क्योंकि ये इसको खींच रहा है t में। मूव नहीं कर रहा है मतलब t मस्ट बी इक्वल टू एंड अपोजिट टू 10, इसलिए बैलेंस हो गया है। यहाँ पर ये दोनों तरफ से खींच रहे तो ये मूव करेगा क्या? मूव तो नहीं करेगा। ये मूव नहीं करेगा मतलब ये भी मूव नहीं करेगा। ये मूव नहीं करेगा मतलब ये अगर t है, ये 10 है, तो t कितना होना चाहिए? 10। आर यू गेटिंग? हाँ, यहाँ पर भी टेंशन 10 न्यूटन ही है, डोंट से 20 न्यूटन। क्या फीलिंग में आ रहा है? वैसे भी अगर आप सोचोगे पहला वाला केस और दूसरे वाले केस में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं? सर इसमें एक तरफ दे रहे थे, इसमें दोनों तरफ दे रहे। नहीं नहीं, अब ये जो ऊपर वाला थ्रेड को मैं 10 न्यूटन में खींच रहा था, इसको जो 10 न्यूटन में मैं खींच रहा था, ये थ्रेड भाग रहा था क्या? क्यों नहीं भाग रहा था? क्योंकि रस्सी वाल इसको खींच रहा था। कितने में? तो बात वही हो गया ना, वाल खींच रहा था 10 में, मैं खींच रहा था 10 में, यहाँ पर भी तो बात वही है। देयर नो डिफरेंट। आर यू गेटिंग? सो टेंशन एट एनी पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? तो ये आपको मैं 2 एग्जांपल दिया, एग्जांपल की तौर पे लिखती है इसको। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, टेंशन के बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। ये हो गया एग्जांपल। पॉइंट नंबर 2, ठीक है? पॉइंट नंबर 2 में फॉर ए कंटिन्यूअस थ्रेड passing over smooth supports, the tension is same at all points in thread। कोई थ्रेड अगर कंटिन्यूअस है और पास कर रहा है स्मूथ सपोर्ट पे जहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो थ्रेड में हर जगह टेंशन बराबर होगा। फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना? जैसे मान लो कि ये कोई एक रफ प्लेन है, बहुत ही रफ है, बहुत ही रफ है। यहाँ पर कोई रस्सी पड़ा हुआ है, वीक वाला रस्सी है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है रस्सी, ठीक है? अगर ये रस्सी को हम इधर से पकड़ के खींचेंगे, हो सकता है यहाँ से कहीं टूट जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ है ना, स्लाइड करने से पहले टूट जाएगा, है कि नहीं? लेकिन बोल रहा है कि स्मूथ सपोर्ट पे अगर जा रहा है तो टेंशन हर जगह बराबर होगा। लेट मी ट्राई टू शो इट थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स। जैसे मैं कहूं कि सपोज यहाँ पर कोई एक पुली है और आप कहोगे ये कोई पुली से 2 ब्लॉक ऐसे झूल रहे हैं और ये 2 kg का है और ये भी 2 kg का है, तो बताओ तो कौन सा पॉइंट में टेंशन आपको ज्यादा मिलेगा, ए में कि बी में? दोनों रस्सी को खींच रहे हैं, तो टेंशन कहां पर ज्यादा होगा आपको लग रहा है? इक्वली होगा। अच्छा, अब कहोगे TA विल बी इक्वल टू TB, यू अंडरस्टैंड? सपोज आई चेंज द केस, नाउ आई गो फॉर अनदर केस जिसमें मैं एक तरफ का मास को क्या बना दिया, अब इसको बना दिया मैं 3 kg, अब इस मास को मैं बना दिया 3 kg। ऑब्वियसली ये 3 kg का मास नीचे जाने लगेगा, 2 kg ऊपर जाने लगेगा, जो वजनदार है नीचे जाएगा। अब टेंशन कहाँ ज्यादा होगा, ए में कि बी में? लग रहा है ए में, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि इट इज ए कंटिन्यूअस थ्रेड।
हर जगह टेंशन, क्योंकि टेंशन यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे उतना होगा, यहाँ पे जितना, यहाँ पे उतना, यहाँ पे जितना, यहाँ पे करते करते लाओगे तो हर जगह टेंशन आपको बराबर ही मिलने वाला है। विल फाइंड टेंशन एट ए इन दिस केस इज ऑल्सो इक्वल टू टेंशन एट बी। समझ में आ रहा है? वैल्यू कितना होगा वो सोच लेंगे बाद में, पहले हम बात बता रहे हैं कि टेंशन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। समझ में आया? एंड आई वुड लाइक टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। सपोज आई से कि यहाँ पर कोई एक पुली है और एक पुली में ऐसा करके कोई थ्रेड जा रहा है, ऐसे यहाँ पर कोई थ्रेड बंधा हुआ है, द थ्रेड गोज लाइक दिस। यहाँ पर दूसरा पुली लगा है और यहाँ से मान लो कि कोई एक ब्लॉक ऐसे झूल रहा है। ये हुआ एक केस, ये पुली भी इधर बंधा, अरे पुली भाग गया। हाँ, सपोज ये पुली भी इधर से ऐसे बंधा हुआ है। आर यू एबल टू रियलाइज द सिचुएशन? दो पुली लगे और ये ऐसे झूल रहा है। सपोज हम कहेंगे कि ये है 2 kg का मास, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। तो बताओ ये जो 2 kg है ये झूल रहा है रेस्ट में, क्यों? उसको ग्रेविटी तो खींच रहा होगा। m मास का वेट कितना होता है? m इंटू जी। 2 kg का होगा 2 इंटू जी। जी का वैल्यू लेते हैं हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, हम लोग लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी का वैल्यू अगर 10 ले लिए तो आप कहोगे इसको नीचे खींचने वाली फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। इसको खींचने वाली फोर्स है 20 न्यूटन नीचे की तरफ। तो ये गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि थ्रेड इसको पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? थ्रेड इज इन कॉन्टैक्ट, पुल कर रहा है। कितने जोर से पुल करेगा कि ये नहीं गिरेगा? मतलब थ्रेड जो फोर्स में इसको पुल कर रहा है, वो जो फोर्स है वो टेंशन एट ए है कि नहीं? वो कितना है? 20 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? टेंशन इन द थ्रेड इज 20 न्यूटन, इसलिए तो ब्लॉक नहीं गिर रहा है। फील करो, आया? अब ये थ्रेड कंटिन्यूअस है, मतलब दैट इज इक्वल टू टेंशन एट पॉइंट बी, दैट इज इक्वल टू टेंशन एट पॉइंट सी। हर जगह आपको टेंशन वही 20 न्यूटन मिलने वाला है। यू सी इन दिस फिगर, एट एवरी पॉइंट टेंशन विल बी सेम, दैट विल बी 20 न्यूटन बिकॉज इट इज ए कंटिन्यूअस थ्रेड। अगर आप इसको 20 न्यूटन में खींचोगे तो यहाँ पर भी मान लो कि ये थ्रेड को फर्दर आपको समझाने के लिए थ्रेड को मान लो कि यहाँ पर किसी में फंसा के इसको एक हम ये जो स्प्रिंग बैलेंस में कनेक्ट कर दिए। तो अब जैसे आप इसको खींचोगे तो क्या हो जाएगा? ये स्प्रिंग बैलेंस में क्या रीडिंग दिखाएगा? 20 न्यूटन का खींच रहा है रीडिंग। इधर 2 kg लगा दी तो इधर खींच रहा है 20 न्यूटन में। द फोर्स इज ट्रांसमिटेड। क्या बात समझ में आया? ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा तो इसको मैं भगाया यहाँ से, ठीक है? रीडिंग इफ इट इज पासिंग ओवर स्मूथ सपोर्ट्स। सपोज मैं केस बदल देता हूँ, मैं अभी ये केस को थोड़ा बदल देता हूँ। फील करना बहुत जरूरी है, बड़ा मुश्किल होता है अगर इसको आप ढंग से नहीं समझे तो। अब मैं क्या करता हूँ, आई रिपीट द सेम केस अगेन। यहाँ पे कैसे करता हूँ मैं? अभी क्या किया, ये जो थ्रेड यहाँ पर था इसको मैं क्या करता हूँ, इसे काट देता हूँ। काट के क्या किया, मैं क्या करता हूँ, ये जो थ्रेड गया इसको ऐसे लिया, इसको ऐसे लिया। आई पुट ए नॉट हियर एंड आई टाई इट समवेयर हियर। यू अंडरस्टैंड नाउ? गांठ लगा के खींच लिया ना। इज इट ए कंटिन्यूअस थ्रेड? नो, देयर इज ए नॉट हियर। नाउ जो टेंशन आएगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कंटिन्यूअस थ्रेड किसको कहते हैं? बाय कंटिन्यूअस थ्रेड मींस यू नीड से कंटिन्यूअस थ्रेड इफ देयर इज नो कट और नट इन द थ्रेड। कट होगा या फिर कोई नट होगा तो नट के अंदर से फिक्शन होता है, रस्सी के साथ गांठ लगा दिए, खींचने में फिसलता है क्या? नहीं फिसलता है, तो वहीं पे पकड़ के रख देता है। इधर खींचोगे तो हो सकता है उधर टेंशन नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए अगर इसे नट लगा देंगे तो आप देखोगे इस केस में अगर ये पॉइंट को हम डी कहते हैं, ये पॉइंट को सी कहते हैं और सपोज ये पॉइंट को हम डी कहते हैं, तो इस केस में देखोगे बिकॉज ऑफ द नॉट कनेक्टेड हियर, नॉट समझ रहे हो ना, KNOT, नॉट, बिकॉज ऑफ द नॉट हियर यू विल से टेंशन एट ए हियर, टेंशन एट ए विल बी इक्वल टू टेंशन एट बी, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस है। टेंशन एट सी विल बी इक्वल टू टेंशन एट डी, but they are not equal to each other.
Are you getting? Yes, sir. Because this becomes discontinuous because of the presence of the knot. आप बोलोगे सर कोई एक फोर्स लगा के खींचे हो तो टेंशन तो बदलना ही था। नहीं नहीं, खींचने से नहीं बदलता है। जैसे अगर मैं सेम केस को रिपीट करता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अगेन, सेम केस को फिर से रिपीट करता हूँ। ये केस को इधर ले आया, कहाँ जगह नहीं होता है यार, इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं। अब ये समझ में आया। अगर ये केस को मैं रिपीट करता हूँ बट आई चेंज द केस लाइक दिस, आई टेक लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ पुटिंग ए नॉट हियर, मैं क्या किया, मैं यहाँ पर मैं एक रिंग लगा दिया। आई कनेक्ट ए रिंग, नाउ द थ्रेड इज पासिंग थ्रू द रिंग एंड रिंग इज टाइड समवेयर हियर। अभी तो खींच रहा हूँ, खींच के रखा हूँ, लेकिन अभी क्या होगा आप देखोगे, टेंशन एट ए, टेंशन एट बी, टेंशन एट सी, टेंशन एट डी सब बराबर होंगे बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन द वे, टेंशन इज ट्रांसमिटेड। आर यू गेटिंग? पुटिंग ए नॉट एंड पुटिंग ए रिंग, द डिफरेंस। Yes, sir. रिंग के अंदर से तो पूरा जितना फोर्स लगाओगे उतना फोर्स यहाँ पे आएगा। ऐसे करके अगर छोड़े हो थ्रेड को तो पूरा खींचेगा कि नहीं खींचेगा? गांठ पकड़ के आप पकड़ लिए रस्सी को एक जगह, तो तुम जोर से खींचोगे तो हो सकता है कि मान लो कि एक थ्रेड इधर से जा रहा है, मैं थ्रेड को बीच से ऐसे पकड़ लिया, तुम इसको खींचोगे तो हो सकता है इधर वाला पार्ट अब भी लूज है, क्योंकि आई पुट ए डिसकंटिन्यूटी है, पुटिंग ए नॉट हियर। लेकिन रिंग करके पकड़ के रखूंगा तो अब जितने जोर से खींचोगे उधर उधर भी वो भी ट्रांसमिट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? सो व्हेन यू कॉल ए थ्रेड एज ए कंटीन्यूअस थ्रेड इफ देयर इज नो कट और नॉट इन द थ्रेड। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो कोई एक कंटीन्यूअस थ्रेड में टेंशन एट एवरी पॉइंट इज सेम। बात समझ में आया? अच्छा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में दो किस्म की देखे हम, देखे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड टेंशन इन ए थ्रेड। ठीक है, चलिए थोड़ा रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल कुछ देखते हैं तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर कोई एक पुली है और इस पुली से कोई दो ब्लॉक ऐसे झूल रहे हैं। मान लो कि ये 4 kg है। दिया है फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर which it remains at rest। m का वैल्यू क्या होना चाहिए कि रेस्ट में रहेगा? 4 kg। सिंपल है, इधर 4 kg इधर 4 kg होना चाहिए। तो लेवल नॉलेज है, बढ़ देना। लेट अस गो फॉर एन अप्रोच ताकि दूसरे डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी हम लोग कर पाएंगे। हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है, चलो ये ए है, ये पॉइंट बी है, वैसे सबको समझ में आ रहा है 4 kg। फॉर m एट रेस्ट, m के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं? एक तो उसका वेट आ रहा होगा, और कौन कांटेक्ट में है? थ्रेड। थ्रेड इसको पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? पुल कर रहा है। पुल कर रहा है तो ऊपर की तरफ कर रहा है। विद व्हाटएवर फोर्स इट इज पुलिंग यू कॉल इट TA, और ये m kg रेस्ट में है, तो आप कहोगे mg मस्ट बी इक्वल टू TA। और अगर m रेस्ट में है तो 4 kg मूव कर सकता है क्या? ये भी तो रेस्ट में है, तो आप कहोगे फॉर 4 kg एट रेस्ट। आप कहोगे 4 kg के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं? एक तो उसका वेट आ रहा है, और ये जो टेंशन है ये इसको पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? थ्रेड ओनली कैन पुल, विद व्हाटएवर फोर्स इट पुल्स दैट इज कॉल्ड टेंशन। तो आप कहोगे TB इज इक्वल टू 4G। हुआ कि नहीं हुआ? G का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? और एज इट इज ए कंटिन्यूअस थ्रेड, हियर TA और TB में से तो दोनों बराबर होना है। TA इज इक्वल टू TB बिकॉज इट इज ए कंटिन्यूअस थ्रेड। क्या पता चला? mg इज इक्वल टू 4G और m हो गया 4 kg। तो जो आप जानते थे वही, उसी को थोड़ा मैं फंडा लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश किया ताकि दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग ऐसे करेंगे। सिंपल था, बोलोगे साहब तो ऐसे ही पता चल रहा था घुमा घुमा के किए, नहीं अभी टिपिकल केसेस आएंगे तो वैसे अप्रोच करना पड़ेगा। क्या चीजें समझ में आया? थोड़ा सा केस बदलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक थ्रेड है
यहाँ पे लगा है कोई पुली, पुली पे ये ऐसे गया है, यहाँ पर लगा है दूसरा पुली, दूसरा पुली से यहाँ से कोई ब्लॉक झूल रहा है, चलो मानते हैं कि ये है 6 kg, और यहाँ से झूल रहा है M। क्वेश्चन में क्या दिया है? Assume pulleys to be massless। पुलिस का कोई मास नहीं है। Find M for which it remains at rest। M की वैल्यू क्या होना चाहिए कि रेस्ट में रहेगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? बोल। 3 kg, कोई बोल रहा है 3 kg होगा तो रेस्ट में रहेगा, मुझे तो नहीं लग रहा है, लेट मी चेक। ठीक है, चलिए पहले कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर ये पॉइंट में टेंशन T है तो ये पॉइंट में टेंशन कितना होगा? T ही होगा, और ये T होगा। अच्छा चलिए, फॉर 6 kg एट रेस्ट, 6 kg के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं भाई? कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट में तो थ्रेड है जो कि पुल कर रहा है विथ व्हाटएवर फोर्स यू कॉल इट T, और ग्रेविटी इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स व्हिच इज पुलिंग इट डाउन विथ 6G, तो आप होगे T मस्ट बी इक्वल टू 6G। बात समझ में आया? थिंक अबाउट M। M के बारे में सोचते हैं, M के बारे में सोचते हैं। ये फिगर को थोड़ा ऐसा ले लेते हैं यहाँ पे, हाँ तो पता चल गया कि ये ऐसा हुआ। थिंक अबाउट M। हाँ, M को सोचो तो M के साथ कॉन्टैक्ट में ये थ्रेड है, उसके साथ ये पुली है, ये पूरा पुली का मास नहीं है, तो सबको मिला के एक सोचो। अच्छा, ये वाला थ्रेड जो है, ये वाला थ्रेड ये पुली को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? पुल कर रहा है। से विथ फोर्स, जो भी फोर्स वो T है। ये वाला थ्रेड भी तो पुल कर रहा है, ये भी T है, और ग्रेविटी भी तो पुल कर रहा है। क्या कहेंगे? फॉर M एट रेस्ट, रेस्ट में तो ऊपर को जितना फोर्स होगा नीचे को उतना ही होगा, 2T मस्ट बी इक्वल टू mg, है कि नहीं? तो आप कहोगे 2T मस्ट बी इक्वल टू mg, जबकि T कितना था? 6G, सो 2 into 6G इज इक्वल टू mg, मतलब M कितना हो गया? 12 kg। बात पकड़ में आ रहा है? तो 12 kg मास रखेंगे तो रेस्ट में रहेगा। इसलिए मैं अप्रोच बताया था कि आप कैसे करोगे। समझ में आ रहा है कि खाली देख लो, बाद में जाके लिखोगे? बाद में लिखेंगे, अभी खाली देखेंगे। मजा आ रहा है, खाली देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। बट बिफोर नेक्स्ट क्लास यू हैव टू कम प्रिपेयर विद द नोट्स। चलिए, अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ गया तो बताओ इस केस में क्या होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देता हूँ, I make it slightly more difficult, slightly more difficult. Assume massless pulleys. Find M for which it remains at rest. 2 kg। अरे, अब तो समझ में आ गया तुम लोगों को, है ना? तरीका समझ में आ गया, क्योंकि अब फटाफट पता चल गया कि यहाँ पर टेंशन जितना होगा यहाँ पे टेंशन उतना ही होगा, सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा। हाँ, तो एक्सक्यूज मी,
ये टी है तो ये सब टी है। फॉर m8 रेस्ट टी मस्ट बी इक्वल टू mg। क्या बात समझ में आ रहा है? कैसे? क्योंकि ऊपर की तरफ टी है, नीचे की तरफ mg है। और इनको सोचो तो, ये हर एक इसको खींच रहे कि नहीं खींच रहे? टी 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 टी। और नीचे की तरफ 8g। फॉर 8 kg एट रेस्ट, 8 kg एट रेस्ट, आप कहोगे 4t मस्ट बी इक्वल टू 8g। t का वैल्यू mg था, सो 4mg इज इक्वल टू 4mg इज इक्वल टू 8g और m इज इक्वल टू कितना? 2 kg। 2 kg रखेंगे तो 8 kg को उठा कर रखेगा। सोच रहे हो? मान लो कि आपका वजन 50 kg है। ऐसे अगर 2 ठो लगा दिए तो आप 200 kg को उठा सकते हो। 4 ठो लगा दिए तो सोचो 400 kg को उठा सकते हो। बाय पुलिंग यू कैन लिफ्ट 400 kg, दैट इज व्हाट वी डू इन द गैरेजेस। इतना बड़ा ट्रक को कैसे ऊपर उठाते हैं? ऐसे ढेर सारे पुली का अरेंजमेंट रहेगा। मान लो 10 पुली का अरेंजमेंट कर दिए, हुक लगा दिए ट्रक पे, इधर 50 kg रखा, इतना बड़ा ट्रक उठ गया ऊपर। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो ये आपको समझ में आया। थोड़ा क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, तुम लोगों का दिमाग भी देखते हैं। दिया है कि यहाँ पर कोई एक पुली है। क्या साई सार्थक को समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पुली है, ये कुछ ऐसा गया है, आप कुछ टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा है पर मेरा है। ये पुली का मास दिया है, कितना दिया है? ये दिया है 2 kg और ये पुली का मास m है। पुली का मास दिया हुआ है, मतलब पुली मासलेस नहीं, कि पुली का मास, इसका भी अपना वेट होगा। इसका मास m है, इसका 2 kg। फाइंड m for which it remains at rest। सोचे सोचे, बताने वाला कौन है? सीधे कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नो कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सर 2 kg। सर 2 kg दिख रहा है? भारी भरकम इतना बड़ा सार खड़ा है, 2 kg का दिख रहा है तेरे को? 2 kg। एनी अदर? होगा सर। 2 kg का दिख रहा है तेरे को? आधा kg का दिख रहा है? एम का मास। हाँ बोले सर 2 kg। अच्छा चलिए, गड़बड़ क्या हुआ कि वो पुराने वाले कंसेप्ट जो आप लोग पहले से जानते हो उसको डालने की कोशिश करते हो। चलिए मैं करने की कोशिश करता हूँ। पहले कैसे करेंगे? फॉर m8 रेस्ट। अच्छा बताओ, ये थ्रेड में, ये तो कंटिन्यूअस थ्रेड है ना, तो टेंशन तो हर जगह बराबर होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। चलो टेंशन हर जगह T है। टेंशन तो फीलिंग में आ गया ना? टेंशन क्या है? ये नीचे वाला थ्रेड ऊपर वाले को T में खींच रहा है, ऊपर वाला नीचे वाले को T में ऊपर खींच रहा है। दोनों एक दूसरे को क्यों कैंसिल नहीं कर रहे? क्योंकि एक इसके ऊपर है, एक उसके ऊपर है कि नहीं? फॉर सॉल्यूशन देखो, फॉर m8 रेस्ट, m के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहा है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्या है नाम? mg, है कि नहीं? और ये वाला जो थ्रेड है ये इसको पुल कर रहा होगा, वो भी ऊपर की तरफ। ये वाला थ्रेड भी पुल कर रहा होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि कंटिन्यूअस थ्रेड है तो टेंशन हैज टू बी सेम। फॉर m at rest you can say 2t must be equal to mg और t is equal to mg by 2। अच्छा m रेस्ट में रहेगा तो 2 kg भी तो रेस्ट में रहेगा। 2 kg के लिए देखते हैं। फॉर 2 kg एट रेस्ट, ये हो गया हमारा 2 kg वाला मास। कितने चीज इसके साथ कांटेक्ट में है? क्या ये थ्रेड इसको पुल कर रहा है? हाँ कर रहा है। क्या फोर्स में? T। ये थ्रेड ये भी तो पुल कर रहा है, क्या फोर्स में है? T। क्या ये वाला थ्रेड पुल कर रहा है?
ये वाला थ्रेड 2 kg को पुल कर रहा है क्या? हाँ, किधर को? नीचे की तरफ। क्या फोर्स में? T. Tension has to be same. In addition to that, there is a weight. What is that weight? ये सारे थ्रेड खींच रहे हैं और उसका अपना वेट है, तो रेस्ट में। आर यू एबल टू विजुअलाइज? Yes, sir. तो आप क्या कहोगे? 2T ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है T + 2G। रेस्ट में है ना? नेट फोर्स 0 होना है। ऊपर की तरफ जितना फोर्स होगा नीचे की तरफ वही फोर्स होगा। इसे क्या पता चला? T = 2G। लेकिन T क्या था? mg/2, that is equal to 2G, है कि नहीं? तो इसका मतलब m कितना हो गया? 4 kg। क्या बात समझ में आया? तो क्या फोर्स है, क्या होना चाहिए? मास m रेस्ट में रहेगा, 4 kg होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग? अंडर ऊपर से जा रहा है, स्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग नहीं। तो सच में समझ में आ रहा है? कैसे बोलो? आ रहा है। तो फिर प्रूफ करो कि समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन में प्रूफ करो कि समझ में आ रहा है। ए से आया कोई थ्रेड, हाँ थोड़ा केस बदल देता हूं। सपोज आई से हियर इज ए ब्लॉक, और यहां से गया है, यहां पर एक लगा है पुली, पुली से आया थ्रेड, यहां लगा है दूसरा पुली, यहाँ पे लगा है थ्रेड, यहाँ पे लगा है और एक मास। क्या है? 2 kg का मास है और ये m है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये m है। ऐसा रह सकता है कि नहीं रह सकता? रह सकता है। फंसा दिया इधर उधर करके, फंस गया। समझ में आया? क्वेश्चन इज अंडरस्टूड? Assuming pulleys to be massless, assuming massless pulleys, देखते हैं कौन पहले बताता है इसको। Find m for which it is at rest. सिर्फ 4 kg? नहीं, सोचना है, ये अलग अलग थ्रेड है। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे टेंशन T1 है, तो यहाँ पर टेंशन T1 होगा कि T2 होगा कि कुछ अलग होगा? T1 होगा। अच्छा, ये क्या वही थ्रेड है? ये तो अलग है, तो इसमें तो कुछ दूसरा टेंशन होगा। अगर इसमें T2 हुआ तो इसमें क्या होगा? T2. ET जगह नहीं, कंटिन्यूअस थ्रेड। सो T1 T2 अलग अलग टेंशन है। अब सोचना है T1 = T2 होगा, क्यों होगा? ऐसे तो नहीं, कंटिन्यूअस थ्रेड में होता है। आप सोच रहे हैं, हाँ यस यस यू आर करेक्ट। हाँ यस यस यस, देखो समझ में आ रहा है। हाँ, ये रेस्ट में है तो हर कोई रेस्ट में है, एक रेस्ट में रहेगा तो सब कुछ रेस्ट में है। अब सोचो, निकालो निकालो निकालो, रफ करो, करो कुछ। हाँ, ये तो सोचने वाली चीज है, सोचने वाली चीज है। देखो तुम लोग कितना जल्दी जल्दी पकड़ रहे हो, बहुत बढ़िया है। जो लोग क्लास नहीं आए थे, टीवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, बैठ के मेरा ये वीडियो बढ़िया से खुद करो, फिर उसके बाद पॉज लगाओ, खुद करो, फिर मेरे आंसर को देखो। डोंट वेट फॉर माई आंसर। समझ में आया? हाँ, तो अब सॉल्यूशन की बात करें। क्या मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं कि फॉर 2 kg एट रेस्ट, क्या मैं इतना स्मार्ट हो चुका हूं कि मैं लिखूंगा T1 = 2G? लिख सकता हूं? हो गया। अच्छा, ये पुली का नाम दे दो P, फॉर T एट रेस्ट। P कौन है? पुली है, ये पुली, ये वाला पुली। कौन सा वाला पुली? ये वाला पुली है P। ये पुली अगर रेस्ट में है तो इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है? ऊपर खींचने वाली फोर्स T2, और ये दोनों थ्रेड इसको नीचे खींच रहे हैं, है कि नहीं? ये थ्रेड भी नीचे खींच रहा है, ये थ्रेड भी नीचे खींच रहा है, और दोनों T1 में खींच रहे हैं। तो आप कहोगे T2 must be equal to twice of T1, जो बोल चुकी थी।
T2 इक्वल टू पैसा T1. Think about M. For M at rest. हाँ, for M at rest. For M at rest. M के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं? ये हो गया M, जिसको ग्रेविटी तो खींच रहा होगा क्या फोर्स में? mg. और ये थ्रेड T2 में, और ये आर यू गेटिंग? अब सोचो m रेस्ट में क्यों है? T1 प्लस T2 मस्ट बी इक्वल टू mg. T1 T2 का वैल्यू डालो. कितना आंसर आया? 6g. और m हो गया 6 kg. मतलब आप कहोगे फॉर m एट रेस्ट T1 और mg मस्ट बी इक्वल टू T1 प्लस T2. लेकिन T2 तो 2T1 है, so it is 3T1. That is equal to 3 times T1 कितना था? 2g. इसका मतलब m कितना आ गया? 6 kg. ये अगर 6 kg का होगा तब ये रेस्ट पे रहेगा. मतलब पुली को कैसे फंसा रहे हैं इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है ना? क्या बात समझ में आ रहा है? ये चलिए मैं ही चलता हूँ, तुम लोग तो बैठे हो आराम से. क्या नहीं? दूसरा क्वेश्चन. सपोज आई गिव यू सम क्वेश्चंस. ये कोई एक पुली है, ये कोई एक दूसरा पुली है, ये कोई एक, चलो मानते हैं, ये कोई एक तीसरा पुली है, और ऐसे करके ढेर सारे पुली लगे हुए हैं. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, अब हुआ क्या है कि यहाँ पर लगा है कोई बार. ऐसे अब ये पुली इसमें घूम सकते हैं, ये इसमें घूम सकता है. इधर लगा है कोई एक दूसरा वाला बार. ठीक, ऐसा हुक लगा है. हुआ क्या है? थ्रेड गया है कुछ ऐसे. थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने. मैं पहले बनाता हूँ, तुम लोग बनाओगे तो छोटा है, हो जाएगा, ठीक रहेगा. यस यस यस. अब लगा है यहाँ से कोई थ्रेड ऐसे, फिर गया है वो ऐसे, फिर गया है वो ऐसे, फिर आया वो ऐसे, फिर गया है ऐसे, और फिर गया है ऐसे. सीधा अरेंजमेंट. थोड़ा टेढ़ा है. थिंक दैट दिस थ्रेड्स आर ऑलमोस्ट वर्टिकल. समझ रहे हो? ये केस को थोड़ा देखो, समझो, फील करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग. अब यहाँ पर लगा है कोई मास 100 kg का. अब इधर से हम खींचना चाहते हैं, फोर्स में खींचेंगे तो देखो ये बंधा हुआ है. आर यू एबल टू रियलाइज द केस? सिचुएशन समझ में आ रहा है? इसको खींचेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे छोटा होने लगेगा, चढ़ेगा ऊपर. कितना फोर्स में खींचेंगे कि चढ़ेगा? आर यू गेटिंग? 100g मतलब 100 kg मतलब उसका वेट कितना है? 100g 1000 न्यूटन्स. उठाना है इसको ऊपर, तो इसको खींचोगे तो चढ़ेगा ऊपर. खींचोगे तो रस्सी छोटा होगा कि नहीं होगा? ये रस्सी देखो ऐसे से क्या छोटा होगा, है ना? कितने फोर्स में खींचेंगे कि द ब्लॉक विल मूव. फाइंड F
for which 100 kg is held at rest. 100 kg को पकड़ के रखना है। सोचो कि ये जो 100 kg को खींचने के लिए अगर मैं इस फोर्स को F में खींच रहा हूँ और ये मूव नहीं कर रहा है, कोई थ्रेड का एक एंड को पकड़ के आप खींच रहे हो और थ्रेड मूव नहीं कर रहा है, तो टेंशन कितना है भाई? F ही तो है कि नहीं? इसका मतलब हुआ ये कि अगर मैं इसको खींच रहा हूँ F फोर्स में, तो यहाँ पे टेंशन F है, यहाँ पे F है, यहाँ पे हर जगह टेंशन F ही तो होगा। मेरा फिगर अप टू स्केल नहीं हुआ है, थोड़ा लाइंस थ्रेड्स वर्टिकल होना चाहिए था, इसको लग के आना चाहिए था। चलेगा, तुम लोग मैनेज कर लोगे, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग। तो ये F हुआ, तो ये F हुआ, F हुआ, F हुआ, F हुआ, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ 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 वहाँ मत कुछ कहाँ कहाँ, हर जगह टेंशन F है, ठीक है। अब आप सोचो इस फिगर के बारे में, ओह हर जगह फोर्स F है, तो आप क्या कहोगे? सॉल्यूशन में कहोगे as it is a continuous thread tension is, yes you are correct बेटा, न्यूटन में बोलो, tension at every point is same। क्वेश्चन में दिया है for massless पुलिस, पुली का मास रहेगा तो उसका भी तो वेट रह जाएगा। ये पुलीज मासलेस है और मासलेस पुलीज आप कहोगे कि ये जो 100 kg है इसको नीचे खींचने वाली फोर्स कितना है? 100 G। और ऊपर कौन खींच रहा है? देखो तो ये थ्रेड भी खींच रहा है। ये जो 100 kg का पुली है इसके साथ दो ब्लॉक ऐसे तो लगे हुए है कि नहीं? ये लगे ना, इसको भी कोई खींच रहा है, इसको भी कोई खींच रहा है, इसको भी कोई खींच रहा है, इसको भी कोई खींच रहा है ना। ये इसके साथ ये दोनों जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए? तो आप कहोगे 4F ऊपर की तरफ ये सारे F है इज इक्वल टू 100 G और F हो गया 250 न्यूटन, 25 kg। हाँ तो न्यूटन बनाएंगे तो 100 G है ना, 1000, 100 G मतलब 1000, 4F इज इक्वल टू 1000, F हो गया 250 न्यूटन। बात समझ में आया? Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन दिमाग लगाओ और बनाओ। यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक में से कोई ऐसा पुली निकला हुआ है। क्या गुड़गुड़ कर रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? मजा लग रहा है कि डिफिकल्ट आ रहा है? मजा आ रहा है। हाँ ये मजा आने वाली चीज है। यहाँ पर ये थ्रेड ऐसे गया है, इधर किसी एक कील के साथ फिट कर दी, ये गया ऐसे, इधर लगा दूसरा पुली जो इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। और फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको थोड़ा इधर लेता हूँ, और ये थ्रेड ऐसा गया है, फिर इधर से घूम के आया है, इधर लगा ऐसे, ऐसे घूम के आया है, इधर लगा ऐसे। Now you see the two blocks are connected by number of pulleys, block A and block B। अगर इस ब्लॉक को मैं खींचता हूँ कुछ 120 न्यूटन में और इसको खींचता हूँ कुछ F फोर्स में, तो दोनों रेस्ट में रहेंगे। To keep the system at rest, what should be the value of F? क्या क्वेश्चन समझ में आया? For what value of F? The system remains at rest.
कोई इधर से खींच रहा है तो उधर से भी कोई खींचेगा तब ना रेस्ट में रहेगा। कितने जोर से खींचेगा? हाँ 60 सोचो आप लोग बड़े समझदार हो, बहुत बढ़िया है। ये केस में 100 न्यूटन, यस यू आर करेक्ट। देखो मैं क्या करता हूँ, दोनों ब्लॉक को देखता हूँ। देखो 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 मैं क्या किया, इसको यहाँ से काट दिया। हाँ अच्छा, आपको दिख रहा है क्या कि ये क्या बीच में यहाँ पर कोई था, कुछ गायब हो गया? अरे हाँ गायब हो गया। तो हम कहेंगे कि ये जो है इसको थोड़ा ऐसा लेते हैं, ठीक है। अभी देखो तो ये थ्रेड कंटिन्यूअस थ्रेड होने के कारण हर जगह टेंशन बराबर होगा। टेंशन बराबर होगा ना, तो ये जो ए है उसके ऊपर क्या क्या टेंशन आ रहा है? टी 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 टी। ये क्यों नहीं चल रहा है? 60 = 120 न्यूटन। और ये नहीं चल रहा है क्यों? क्योंकि ये खींच रहा है टी 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 टी। 30 = F। 50 समझ में आया? तो आपको हो गए फॉर A8 रेस्ट 6T must be equal to 120 न्यूटन। T हो गया 20 न्यूटन। फॉर B8 रेस्ट अब क्या कहोगे? T T T T T, सारा T तो है, हर जगह टेंशन बराबर होगा। 5T = F, इसका मतलब F हो गया 100 न्यूटन। मतलब इधर से कोई खींचेगा तो उसको 100 न्यूटन में खींचना है, इधर वाले को 120 में खींचना है। जो चालाक होगा बोलेगा तू इधर से खींच, मैं उधर से खींचता हूँ, नहीं वो कम फोर्स में जीत जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आखिरी क्वेश्चन जो आपको बताना है, आपके पास घर में छत पे कोई एक हुक लगा हुआ है। हियर इज ए हुक। ये हुक को उखाड़ना है खींच के। तरीका आपके पास बहुत सारा है। पहला केस में आपने क्या किया, इसमें एक थ्रेड लगाया और थ्रेड को पकड़ के खींच लिया, उखाड़। दूसरे केस में इसी हुक को उखाड़ने के लिए आपने क्या किया, इसमें एक थ्रेड लगाया और फंसाया और दोनों एंड को मिला के बांध दिया और इसको पकड़ के खींच लिया। रीडिंग। तीसरा केस में यू स्मार्ट, व्हाट यू डिड, आप ये जो हुक है उसको उखाड़ने के लिए इसके अंदर से एक थ्रेड पार किए और ले आए और थ्रेड का एक हिस्सा को जमीन पे लगा दिए, दूसरे हिस्सा को पकड़ के खींच लिए। ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा हुक को उखाड़ने के लिए? मतलब किसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा? ये आदमी को कम फोर्स लगाना, मतलब व्हाट इज मोर, F1 और F2 और F3? उखाड़ना है हुक को। पहला केस में क्या किए, एक थ्रेड लगा के खींच रहे हो, समझ रहे हो? दूसरे केस में थ्रेड को तो 2 फोल्ड किए लेकिन दोनों एंड को पकड़ के खींच रहे हो। तीसरे केस में एक एंड को बांध दिए, दूसरे को पकड़ के खींच रहे हो। कौन सा केस में यू नीड लेसर फोर्स टू अपरूट दिस हुक फ्रॉम द रूफ? F1 सबसे कम फोर्स कौन सा केस में लगेगा? कम। हाँ सबसे कम फोर्स। आप कैसे करोगे, कैसे उखाड़ोगे बताओ? ऐसे करोगे कि ऐसे करोगे कि ऐसे करोगे? जिसमें कम ताकत लगेगा वही करोगे ना। सोचना है और चैनल में इसका आंसर को देना है, ठीक है? कैसे सोचना है? मान लो कि हुक ये जो पकड़ के रखा है ये 1000 न्यूटन का है, तो इस केस में कितना फोर्स देना पड़ेगा, इस केस में कितना फोर्स देना पड़ेगा, इस केस में कितना फोर्स देना पड़ेगा? जिस केस में कम फोर्स देना पड़ेगा वही करेंगे, कम फोर्स में हमारा काम निकल जाता है। क्या बात समझ में आया? सोचो एंड लीव योर आंसर। लीव योर आंसर इन चैनल। देखते हैं कौन एज कमेंट। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।